हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सेटल किए थे डिफरेंट टाइप के सेटलमेंट्स उनको पढ़ा था। हमने क्लियर किया था महलवारी सिस्टम, रियोटवारी सिस्टम, परमानेंट सिस्टम और इजारदारी सिस्टम। और अब हमें क्या करना है, हमें समझना है कि उसके आगे की कहानी क्या है, उसके आगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, चीज़ें हिस्ट्री में बहुत सारी कंसल्ट होती हैं, लेकिन क्या है, जो चीज़ें या जो इंसिडेंट हिस्ट्री में हुए जिन्होंने सोसाइटी को एक चेंज पे लाके खड़ा कर दिया, हमें उनकी स्टडी करनी होती है, हमें सारे की स्टडी नहीं करनी होती। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हुई जिन्होंने सिस्टम को क्या किया, चेंज किया, हमें वो पढ़ना है। लास्ट मैंने आपको ये बताया था कि प्रोडक्शन जो था वो कैश क्रॉप्स का फोकस किया जा रहा था, कैश क्रॉप्स ज़्यादा उगाई जा रही थी, फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था, और कॉमर्शियल क्रॉप्स जो थी उन पर ज़्यादा फोकस था ब्रिटिशर्स का, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और प्रॉफिट कमाना था। इंडिया से रॉ मटेरियल बहुत सस्ते में ख़रीद के मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही एक हाई प्राइस पे की जा रही थी। तो एक टाइम आता है जब आप किसी को परेशान करते हैं, इस तरह से समझिए इसको कि क्या है, मान लीजिए पीजेंट्स जो हैं, किसान हैं, छोटे छोटे मज़दूर हैं, उनसे आप काम करा रहे हैं, फिर आप लगातार काम कराते जा रहे हैं, काम कराते जा रहे हैं, उन पे ओवर वर्क दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, एक कंडीशन आएगी कि वो अपने काम से खुश नहीं होंगे, या तो वो काम छोड़ देंगे या क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे। अब मान लीजिए कुछ जो लोग मजबूर हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, जिन्हें ज़रूरतें ज़्यादा हैं, तो वो फिर भी कहेंगे। लेकिन क्या होता है, एक आदमी इस कंडीशन में ऐसा आता है जो इस चीज़ को अपोज करता है, जो आपको बताता है कि आप नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ 1859 में क्या होता है, जो बिहार के जो पीजेंट्स हैं वो मना कर देते हैं। किस चीज़ के लिए मना कर देते हैं? कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए। क्यों कर देते हैं? उसका रीज़न ये है कि जब भी आप इंडिगो की अफीम की खेती जब भी करते हैं, तो क्या होता है, लैंड की फर्टिलिटी को नुकसान हो जाता है। तो जब लैंड की फर्टिलिटी को नुकसान होगा तो अगला जो भी क्रॉप होगा उसका प्रोडक्शन कम आएगा, और रेवेन्यू जो है किसान को हर बार भरना है, रेवेन्यू आपको लेना ही है, आप उसकी ज़मीन ख़राब कर रहे हैं, आप ज़मीन की फर्टिलिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इरीगेशन के लिए उसे पानी मिल जाए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ पीजेंट्स जागते हैं, उन्हें समझ में आता है कि उनका नुकसान है, तो वो मना कर देते हैं क्या उगाने के लिए, इंडिगो उगाने के लिए। इंडिगो उगाना क्या था, इंडिगो से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकल रहा था ब्रिटिशर्स के लिए, और ब्रिटिशर्स इसीलिए इंडिगो पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। अब इंडिगो में एक प्रॉब्लम है, इंडिगो को मैंने आपको समझाया था कि इंडिगो में होता क्या है, जब भी आप इंडिगो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक लेबर को या दो लेबर्स को एक बड़े बाउल्स में खड़ा रहना पड़ता है, और साथ में उसमें जैसे आप मतलब चीनी और पानी घोलते हैं तो उस तरह से वो चलाना पड़ता है। तो लगभग 36 घंटे 28 घंटे खड़ा रहना पड़ता था, पैर सड़ जाते थे लोगों के, बीमार हो जाते थे। तो यहाँ से रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। पीजेंट ने टोटली मना कर दिया क्या, इंडिगो उगाने के लिए। अच्छा, अब इस चीज़ को क्लियर करिए थोड़ा सा कि क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने मना कर दिया, लेकिन कुछ लोगों की ज़रूरतें हैं, वो अभी भी इंडिगो उगा रहे हैं। तो पीजेंट्स ने क्या किया, जो फार्मर्स या जो पीजेंट्स क्या कर रहे थे, इंडिगो को उगा रहे थे, उनका सोशल बायकॉट कर दिया। सोशल बायकॉट मतलब उनसे मिलना बंद, उनसे बोलना बंद, उनको अपने यहाँ बुलाना बंद। तो इस तरह से सोशल मूवमेंट हुआ, और फिर लोग एक साथ आ गए। तो सभी ने क्या किया कि उसको पीजेंट्स ने क्या किया, सभी साथ आ गए और उन्होंने इंडिगो को बंद कर दिया ग्रो करना। फिर क्या होता है, ये जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था। ब्रिटिशर्स ने इससे पहले जो आपने सेटलमेंट्स पढ़े हैं, क्या किया था कि ज़मींदार्स को, गाँव के हेड्स को, ठीक है, गाँव के हेड्स को पूरा काम दे दिया था रेवेन्यू कलेक्ट करने का। तो ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम हो रही थी ज़मींदार और लैंडर्स और प्लांटर्स को। अच्छा, प्लांटर्स कौन है? प्लांटर्स वो लोग हैं जो लोगों से काम करवाते हैं, और पीजेंट वर्कर्स हैं, लेबर हैं। तो प्रॉब्लम इनकी थी, इनको नहीं मिल रहा था क्या, इन्हें मना किया जा रहा था। तो इनसे झगड़ा होता है, किनका? रियोट्स का।
ठीक है ना। अब कंडीशन क्या बनती है, रियॉट्स ने मना कर दिया इंडिगो को उगाने के लिए, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब ज़मींदार इन लोगों पे लठियाँ चलवाते हैं या केस फाइल करते हैं, तो ये लोग वो भी कंट्रोल करते हैं, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो उसका भी जवाब दिया जाता है। और इस पूरे मूवमेंट को जो लीड करने वाले दो लोग थे, दिगंबर विश्वास और विशंबर विश्वास, ये दोनों खुद पीजेंट थे। आप इस चीज़ को समझिए, जैसे पूरा इंडिया जो था गांधी के आने से पहले आज़ादी चाहता था, लेकिन क्या था, आपके पास एक पैथ नहीं था कि किस तरह से वो उस आज़ादी तक हम पहुंचेंगे। तो हमें हमेशा एक लीडर की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें एक पैथ दिखाए कि इस तरह से आपको वहां तक पहुंचना है। तो वही काम दिगंबर विश्वास और विशंबर विश्वास ने इन पीजेंट्स के साथ किया। इन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे मना करेंगे, यूनाइट रहेंगे, अगर झगड़ा भी होता है, हमें ऑप्रेस भी किया जाता है, दबाया जाता है, तो हम एक साथ रहेंगे, लड़ेंगे, लेकिन हम किसी भी कंडीशन में इन चीज़ों को, किसको, इंडिगो को ग्रो नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये मूवमेंट चलता है, और एट द लास्ट दिगंबर और विशंबर विश्वास को ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व करेंगे इसमें। जब ज़मींदार्स और लैंडर्स से कंट्रोल नहीं होगा तो ब्रिटिशर्स इसको क्या करेंगे, ओवरटोक करेंगे, और उस टाइम पे दिगंबर और विशंबर विश्वास को क्या किया जाता है, जेल भेज देते हैं। और इस तरह से क्या किया उन्होंने, बिहार के रिवोल्ट की जो आवाज़ थी वो ऑप्रेस कर दी गई, दबा दी गई, और उसके बाद से फिर से क्या हुआ, इंडिगो को उगाना किसानों ने मजबूरी में चालू कर दिया। इसी मूवमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि गांधी जी का पहला मूवमेंट कौन सा था। तो गांधी जी का पहला जो मूवमेंट था वो चंपारण में था, और वो इंडिगो से ही रिलेटेड था। और मूवमेंट जो किया था गांधी जी ने 1917 में किया था, और इससे पहले गांधी जी 1 साल पहले, मतलब गांधी जी जब इंडिया आए तो वो 1916 का पीरियड था, और अगले ही साल गांधी जी ने चंपारण में क्या किया, इंडिगो से रिलेटेड एक मूवमेंट किया। अब हम कंडीशन में आते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि बंगाल जो है, बंगाल ही क्या होता था, बंगाल ही बिहार होता था, बंगाल ही उड़ीसा होता था, और बंगाल ही कोलकाता होता था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये एक ही एरिया है पूरा, अलग अलग स्टेट्स नहीं थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो बंगाल के साथ क्या क्या है, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता कहते हैं, और बांग्लादेश जो आपका अलग कंट्री हो गया है वो भी इसी के साथ है। आंध्र प्रदेश में अलग से रिवोल्ट चल रहा था, वहाँ किसान यूनियंस बन चुके थे, वो भी इन्हें रिवोल्ट मतलब अलग से कर रहे थे। पंजाब की कंडीशन क्या थी, पंजाब में जो है 5 रिवर्स का स्टेट है, तो लैंड फर्टाइल होना बेसिक है। तो यहाँ पे क्या था, ब्रिटिशर्स यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहते थे, और साथ ही चाहते थे कि जो पंजाब के सिख लोग हैं वो लोग क्या करें, कोई रिवोल्ट क्रिएट ना करें। तो वहाँ पे नॉन ऑपरेसिव पॉलिसीज़ लाते हैं, मतलब ऐसी नहीं कि किसान को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाए, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लिया जाए। तो उनके साथ हंसते मिलते वो वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी फार्मिंग करते रहते हैं, कल्टीवेशन करते रहते हैं, और प्रॉफिट्स उठाते रहते हैं। पंजाब से सबसे ज़्यादा कॉटन उगाया जाता था। अब हम आते हैं किस टाइम पे, पीजेंट रिवॉल्ट 20th सेंचुरी का मतलब 2020 नहीं है, या 2001 नहीं है, या 2004 नहीं है। 20th सेंचुरी का मतलब है लेट 90s, मतलब 19s का एंड। तो इस टाइम पे क्या होता है, कंडीशन फिर वही है, रिवॉल्ट्स की कंडीशन फिर से क्रिएट होती है, और साथ में क्या होता है कि अब फिर से लीडर की क्या है, कमी है, लीडर नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, रेवेन्यू राइज होती है, और प्लांटर्स जो हैं वो अपोज करते हैं। ठीक है, अब ये एरिया कौन सा है, ये एरिया है सुल्तानपुर रायबरेली, जो यूपी का एरिया है। और यूपी में ही सबसे पहले उर्द किसान सभा, ये पहली जो किसान यूनियन बनी इंडिया में, यूपी में, वो 1920 में बनी। पंडित नेहरू और लोकल लीडर थे उसी एरिया के, सुल्तानपुर रायबरेली साइड के रामचंद्र, इन्होंने बनाई। इसमें अब किसानों का यूनियन बना, तो किसान आए, बड़े बड़े ज़मींदार आए, साथ में उन्होंने चीज़ों को समझा, चीज़ें समझी, तो फिर उन्होंने अपोज करना चालू किया ब्रिटिशर्स को। ठीक है, और ये क्या हुआ, आंध्रा में 1923 में
एक रायोट्स एसोसिएशन बन चुका था एनजी रंगा की लीडरशिप में। और जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, जो बहुत फर्टाइल एरिया होता है, उस फर्टाइल एरिया पे 1927 में एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होता है जो ओवरऑल इंडिया में फैलता है रायोट्स के लिए। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कि आप इतनी बुरी पॉलिसीज़ कैसे ला सकते हैं, इतनी बुरी कंडीशन कैसे कर सकते हैं। गुजरात में क्या कंडीशन है? गुजरात में जो कंडीशन है वो हाई कर दिया गया है। क्या? रेवेन्यू 22% रेवेन्यू है। इससे पहले गुजरात में फैमाइन की कंडीशन थी, लोगों के पास खाने को नहीं था, तुम उनसे रेवेन्यू मांग रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, एक लीडर वहाँ का लोकल का लीडर जो क्या है, तो गुजरात में क्या है, गुजरात का एक लोकल लीडर जिसने अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की है, वो इन कंडीशंस को समझता है, अपने एरिया में आता है, लोगों से बात करता है, उनकी कंडीशन को समझता है और इस पूरे मूवमेंट को क्या करता है, लीड करता है। और यही वो इंसान है जो वल्लभ भाई पटेल थे और फिर क्या बनते हैं, सरदार बनते हैं। इस मूवमेंट को वो उस पीक पॉइंट तक ले जाते हैं कि एक बार अगर डिसाइड कर लिया कि हम कोई रेवेन्यू नहीं देंगे तो इसका मतलब है कोई रेवेन्यू नहीं देंगे। और फाइनली ये क्या करते हैं, जीतते हैं अपने मिशन में, कंप्लीट करते हैं, कोई रेवेन्यू पे नहीं करते, ठीक है। और इसी टाइम पे क्या हुआ, सरदार पटेल जिनका नाम वल्लभ पटेल था, ठीक है, भाई भी एक मूवमेंट के बाद उनके आगे लगा और सरदार भी, ये जो मूवमेंट है चंपारण का सर, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ, उन्हें सरदार का टाइटल उनके आगे लगा। इसके बाद हमें थोड़ी सी पॉलिसीज़ और पढ़नी है ब्रिटिशर्स के टाइम की, तो उनको हम अगले वीडियो में कंसल्ट कर लेंगे। लास्ट हमने कंप्लीट किया था कहाँ पर, जब गांधी एक मूवमेंट चला चुके हैं किसानों के लिए चंपारण में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली एक जगह है गुजरात की, वहाँ पर एक मूवमेंट चला चुके हैं किसानों के लिए। और सरदार पटेल सक्सेसफुल भी होते हैं अपने मूवमेंट में। उन्होंने जो डिसाइड किया था कि वो कोई भी रेवेन्यू नहीं देंगे, तो उन्होंने कोई भी रेवेन्यू नहीं दिया, ब्रिटिशर्स को उनकी बात माननी पड़ी और इस तरह से ब्रिटिशर की एक ऑप्रेस्ड पॉलिसी जो थी वो गुजरात के एरिए में ख़त्म हो गई। वहीं से स्टार्ट क्या होता है, सरदार पटेल जब लीडर बनते हैं, और इतने बड़े ऐसे लीडर जिन्हें आज भी लोग पूछते हैं और जाने कितने सालों तक पूछेंगे, तो वो लीडर बनने का स्टार्ट उनका बारडोली से ही होता है और वहीं से उन्हें क्या मिलता है, टाइटल मिलता है सरदार का, क्योंकि उन्होंने ही वही मास मूवमेंट लीड किया था। अब हमें जो टॉपिक कवर करने हैं वो है लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय किसान सभा। मैंने आपको बताया था कि 1920 में पंडित नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, पंडित नेहरू, और यूपी के ही सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ उस एरिया के लोकल लीडर हैं एक रामचंद्र, उन्होंने क्या बनाई, एक किसान सभा बनाई। और किसान सभा को, अब नेहरू क्या है, किसान सभा में भी हैं और नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। तो नेहरू का मतलब वाइड क्या है, लोगों को जानने वाले हैं, लोग नेहरू को मानने वाले हैं, अगर कहीं जाएंगे तो लोग उन्हें सुनने जरूर आएंगे। तो इस तरह से क्या करता है, वो कांग्रेस के साथ साथ क्या करते हैं, किसान सभा को भी मजबूत करते हैं और उससे रिलेटेड क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज इन एवरी प्रोविंस, लगभग हर स्टेट्स में क्या करते हैं, किसान सभा को बनाते हैं, मतलब उसकी पॉलिटिकल पार्टी हर जगह बनाते हैं। एक चीज़ और यहाँ समझिए, प्रोविंस क्या है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो इंडिया था वो स्टेट्स में डिवाइड नहीं था, प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। तो प्रोविंस मतलब स्टेट्स है, लिंक्ड विद अदर पॉलिटिकल पार्टी, मोस्टली विद कांग्रेस। किसान सभा जो थी वो किसके साथ अटैच थी, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा किसान सभा कांग्रेस के साथ अटैच थी और साथ में ही दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी लोग थे। मतलब ऐसा नहीं था कि आप कांग्रेस के साथ हैं तभी आप किसान सभा के लीडर हैं, या आप किसान सभा के लीडर हैं तो आपको कांग्रेस भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। आप दूसरी पार्टी के भी हो सकते हैं और किसान सभा के भी हो सकते हैं, और आप कांग्रेस के भी हो सकते हैं और आप किसान सभा के भी हो सकते हैं। हेल्ड अ मास मीटिंग पीजेंट मार्च,
ये चीज़ थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम इंडियन इंडिपेंडेंसी को जब पढ़ते हैं तो क्लियर होता है कि गांधी के साथ इतने लोग आए, पूरा देश जैसे गांधी जी बोल रहे थे वैसा करने को तैयार था। उन्होंने जब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया तब ऑलमोस्ट इंडिया उनके साथ था। फिर जब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तब पूरा इंडिया उनके साथ था। तो यहाँ की स्टार्टिंग यहीं से होती है। ऑलमोस्ट इंडिया में सारे लोग किसान थे उस टाइम पे। जब लोग किसान हैं और आप किसानों के मन की बात कहोगे, उन्होंने जो प्रॉब्लम झेल रही हैं वो बात करोगे, तो वो आप से अटैच होते चले जाएंगे। और इसी टाइम पे क्या होता है, मास मीटिंग्स, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स हेल्ड होती हैं। 2-2, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार किसान आ रहे हैं। उनके सामने किसान सभा के जो लीडर्स हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि कुछ भी हो जाए आपको रेवेन्यू नहीं देना है, आपको कोई एडवांस नहीं लेना है किनसे, ज़मींदारों से, वरना वो आपको फोर्स करेंगे कि आप ये उगाओ, वो उगाओ, कैश क्रॉप्स उगाओ। तो इस तरह से समझाया जाता था और किसान उनकी बात मानते थे। तो इसी तरह से क्या हुआ, किसान सभा के साथ साथ ही धीमे धीमे इंडिपेंडेंस की नींव रखी जा रही थी। किसान सभा ज्वाइंट कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, और एट लास्ट किसान सभा क्या करती है, महात्मा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ज्वाइन कर लेती है। अब यहाँ क्या है, इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज़, मतलब जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी, जो सेटलमेंट्स थे, जो जो चीज़ें उन्होंने बदली थी, जो जो रेवेन्यू या टैक्सेस हाई किए थे, उनका हम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो एक केस हमने पंजाब का समझा था। पंजाब को जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू नहीं लगाया था उन लोगों के साथ, मतलब एक फ्रेंडली जोन में थे ब्रिटिशर्स। उसका रीज़न यही था, 5 रिवर की ज़मीन थी पंजाब, प्योर फर्टाइल एरिया, कॉटन के लिए बहुत बेस्ट, और ऑलमोस्ट कॉटन वहीं से निकलता था। रॉ मटेरियल कम पैसे में ख़रीदना और उसे ज़्यादा में मैन्युफैक्चर करके बेचना, इससे ब्रिटिशर्स बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे। और वो जानते थे कि पंजाब वो एरिया है, अगर यहाँ पे कोई भी इंसान मतलब रिवॉल्ट स्टार्ट कर देगा तो पूरी कम्युनिटी एक साथ आ जाएगी। तो उन्होंने पंजाब को क्या नहीं किया, टॉर्चर नहीं किया। अलग अलग कंडीशंस में क्या है, बिहार में इतनी प्रॉब्लम्स आई कि 3-4 बार फैमाइन की कंडीशन आ गई वहाँ पे, ठीक है, लोगों के पास खाने को नहीं था। 1870 में पहला फैमाइन था, बहुत बुरी स्थिति थी बिहार की। बिहार, बंगाल, उड़ीसा मैंने आपको बताया साथ में था। तो यहाँ पे वो लगातार हाइक करते जा रहे थे, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे हाइक कर रहे थे, गंगा यमुना डोब पर हाइक कर रहे थे। डेल्टास मतलब अगर आप ज्योग्राफी में क्लियर करेंगे कि डेल्टास क्या है, बहुत फर्टाइल एरिया होता है जहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो डेल्टास में जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो किसानों के पास पैसा होगा और उनसे रेवेन्यू भी ब्रिटिशर्स ज़्यादा लेना चाहते थे। तो रेवेन्यू यहाँ हाई किया था, ठीक है। ज़मीनें सेलेबल हो गई थी। अब ऐसा नहीं था कि आपकी ज़मीनें आपके पास ही रहेगी। कंडीशन ये थी कि ब्रिटिशर्स ने एक ज़मींदार को ज़मीन दे दी, 5 साल के लिए दी जाती थी इजारदारी में, फिर इजारदारी में 20 साल के लिए दी जाती थी। इजारदारी ख़त्म हो गया था तो परमानेंट सेटलमेंट आ गया था, ठीक है, जहाँ पे ज़मींदार्स को, लैंडलॉर्ड्स को ज़मीनें दी जाती थी और उनसे एक फ़िक्स रेवेन्यू ईयरली लिया जाता था। अब अगर कोई ज़मींदार क्या है, रेवेन्यू देने में कैपेबल नहीं है या वो रेवेन्यू नहीं दे रहा, तो ज़मीनें छीन के दूसरे ज़मींदार्स को या दूसरे लंबरदार्स को दे दी जाती थी। यही परमानेंट सेटलमेंट का पैटर्न रयोटवारी सेटलमेंट में भी था कि ज़मीनें सेलेबल थी, अगर तुम नहीं दोगे तो हम किसी और को दे देंगे। और वो लोग क्या करते थे, मज़दूरों को रेवेन्यू के चक्कर में इंडिगो, अफीम, कॉटन ये सब उगाने के लिए फोर्स करते थे। गवर्नमेंट पुट्स हिज लैंड फॉर सेल, सरकारें क्या करती थी, अपनी ज़मीनें बेच देती थी इसी तरह से किसी ज़मींदार को। ऑपरेसिव सिस्टम, इस टाइम पे जो सिस्टम थे या जो सेटलमेंट थे वो ऑपरेसिव थे, उन्हें लोगों की चिंता नहीं थी लोग क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। इसी टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन थी। एक चीज़ और होती है, जितना भी अनाज इंडिया का प्रोडक्टिव होता है तो वो क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स के लिए भेज दिया जाता है। और 1917 में क्या होता है, बंगाल एक बार फिर से अकाल की चपेट में आ जाता है और लगभग 60 से 65 लाख लोग भूख से यहाँ मरते हैं। तो ऑपरेसिव सिस्टम था,
इन्हें मतलब नहीं था आपकी ज़मीन फर्टाइल है, ख़राब हो रही है, उसे पानी चाहिए इरिगेशन के लिए, आप पानी कहाँ से ला रहे हैं, उन्हें केवल पैसे चाहिए था। ज़मीन में कुछ हो गए ना हो गए, अगर ड्रॉट की कंडीशन आ रही है या फ्लूड की कंडीशन आ रही है तो भी उन्हें कोई मतलब नहीं था। जबकि राजाओं के टाइम पे क्या होता था, अगर ड्रॉट या फ्लूड की कंडीशन है तो राजा रेवेन्यू नहीं देते थे और लोगों की मदद करने के लिए अपने जो उनका स्टोरेज होता था वहाँ से उन्हें फूड सप्लाई देते थे। और ये ऑपरेशन सिस्टम जो था वो ब्रिटिशर्स के एंड तक कंटिन्यू रहा। अब एंड तक कैसे कंटिन्यू रहा इसको समझिए। जैसे गांधी जी ने कोई मूवमेंट चलाया, सरदार पटेल ने कोई मूवमेंट चलाया, अगर ब्रिटिशर्स ने कोशिश की तो उसे सरप्रेस कर लिया, दबा लिया उसको, और अगर सरप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, ट्रीटी कर ली एक छोटे उसी एरिया पे, ठीक है ना, कि यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ आपकी बात इस तरह से मान लेते हैं, आपकी पूरी बात नहीं मानेंगे, आधा आधा ठीक है, रेवेन्यू कम कर दीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। तो इस तरह से वो अपनी पॉलिसीज़ बदलते रहते थे। कई जगह ऐसी भी थी जहाँ पे किसान बहुत आसानी से दब जाता था ब्रिटिशर से, तो एक मास मूवमेंट के पूरे इंडिया में मूवमेंट एक साथ बन जाए तो ये नहीं बन पाता था उस टाइम पे। ये सारी प्रॉब्लम्स थी। जब अगले चैप्टर में आप ट्राइबल कम्युनिटीज़ को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स जब इंडस्ट्रीज़ लगा रहे थे तो ट्राइबल्स को वो कैसे फेस करते हैं और ट्राइबल्स रिवॉल्ट कैसे होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर क्लियर हो गया है। यहाँ से अभी आप अगर पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो देख के जो भी आपके डाउट्स निकलते हैं वो आप पूछ सकते हैं।